पहाड़पुर एक छोटा सा गांव था। इसे छोटी छोटी पहाड़ियों ने घेर रखा था। इस गांव की आबादी बहुत कम थी। खास बात यह थी कि उस गांव में और आसपास की सारी जमीन बंजर थी। खेत और सब्जा बहुत कम था। दूर दूर तक कोई दरखास्त या फसल नजर नहीं आती थी। पूरे गांव में एक ही पीपल का बड्ढा सा दरख्त था और उसका साया बहुत ठंडा और घना था। गर्मी के दिनों में उस दरख्त के नीचे बैठने में बद्धा लुत्फ आता था, मगर गांव का कोई भी आदमी उस दरख्त के करीब नहीं जाता था। उसकी वजह यह थी कि पीपल का यह दरख्त एक लालची बनिए के घर की दीवार के पास उगा हुआ था। वो इस पेड्डे को अपनी मल्लिकियत समझता था और इसके साए के नीचे किसी को बैठने की इजाजत नहीं देता था। गांव का धोबी हफ्ते में एक मर्तबा बनिए के घर से कपदहे इकट्ठे करके ले जाता और उन्हें धो सुखाकर चंद दिन बाद वापस दे जाता। उसके बदले बनिया उसे थोड़ी सी रकम बतौर उजरत अदा कर दिया करता था। एक दिन धोबी ने बनिए के घर से कपदहे इकट्ठे करके अपने गधे पर लादे और वापस चल पड़ा। यह दोपहर का वक्त था और सूरज सर पर चमक रहा था। गर्मी से इंसान तो क्या जानवर भी परेशान नजर आ रहे थे। गर्मी से सबका बुरा हाल था। धोबी जब बनिए के घर से निकला तो उसने पीपल का एक बड्ढा और घना दरख्त दूर तक फैला हुआ देखा। शदीद गर्मी के मौसम में यह ठंडी जगह देखकर धोबी का दिल मचल उठा। उसने सोचा, गर्मी के इस मौसम में अगर कुछ देर में इसके नीचे आराम कर लूं तो मजा ही आ जाए। यह सोचकर उसने अपनी चादर जमीन के ऊपर उस दरख्त के नीचे बिछाई और पांव पसार कर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा और साए में उसे जल्द ही नींद आ गई। एन उसी वक्त बनिया अपने घर से किसी काम के लिए बाहर आया तो धोबी को यूं बेतकल्लुफ पीपल के उस साए के नीचे सोते हुए देखकर उसका पारा छरा गया। उसने लात मारकर उसे बेदार कर दिया और चीखकर उसे पूछने लगा, तुम्हें इस दरख्त के नीचे बैठने की इजाजत किसने दी है? धोबी बेचारा शर्मिंदा सा हो गया और सर झुकाकर कहने लगा, जनाब, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत थका हुआ था और गर्मी भी बहुत है। पीपल का ठंडा साया देखकर मैं रह ना सका। चंद लम्हे के लिए बैठा तो मुझे नींद आ गई। यह सुनकर बनिए को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वह चीखने लगा और कहने लगा, यह जमीन तुम्हारी नहीं है। सारा गांव जानता है कि यह दरख्त मेरा है। मैं इसके नीचे किसी को भी ठहरने या रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं बरसों से आपके कपदहे धो रहा हूं। मेरा बाप भी आपकी खिदमत किया करता था। अगर मैंने तो गद्दी आपके दरख्त के नीचे आराम कर लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान हुआ? अपने हक के बदले मुझे इतना तो इनाम मिलना चाहिए। धोबी हड्डबद्धाया। यह सुनकर बनिया मजीद अकद्दा गया और कहने लगा, अगर तुम हमारे कपदे धोते हो तो उसके बदले उजरत भी लेते हो। यह काम तुम मुफ्त में नहीं करते। तुम्हें एक घड़ी भी इस दरख्त के नीचे आराम करने की इजाजत नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। धोबी बनिए की यह बात सुनकर हैरत से पूछने लगा, क्या तुम दरख्त के इस साए की भी कीमत मांगते हो? बनिया बोला, बिल्कुल दुरुस्त समझे। उसे रकम कमाने का एक नया तरीका सूझ गया था। बनिए ने पूछा, क्या कीमत है इस साए की? धोबी ने कहा, अगर तुम इस दरख्त का यह साया खरीदना चाहते हो तो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। 1 पाई भी कम नहीं। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर धोबी हैरत से उछल पड़ा। एक लम्हे के लिए उसने सोचा और फिर कहने लगा, यह तो बहुत ज्यादा कीमत है। मैं तुम्हें इस साए के बदले में ज्यादा से ज्यादा सोने के 200 सिक्के अदा कर सकता हूं। थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही। बनिया उस बेवकूफ धोबी से ज्यादा रकम हथियाने के चक्कर में था और धोबी उस दरख्त के ठंडे साए के बदले में बनिए को ज्यादा रकम देने के लिए तैयार नहीं था। काफी देर बहस करने के बाद बिल आखिर धोबी 500 सिक्के बनिए को अदा करने के लिए तैयार हो गए। बनिए ने भी उसकी पेशकश कबूल कर। उसका ख्याल था कि मुफ्त में इतनी बड़ी रकम हाथ आ गई। यह भी तय हुआ कि गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक मुआहदा तहरीर किया जाए। धोबी बनिए उस दरख्त के साए की कीमत नकद अदा करेगा और दोनों उस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। उसके बाद पीपल का यह दरख्त धोबी की मल्लकियत बन जाएगा। सारे मामला तय होने के बाद धोबी अपनी सोच में गहर्क होने के बाद अपने घर वापस आ गया। दूसरी तरफ बनिया बहुत खुश था
कि उसने एक धोबी को बेवकूफ बनाकर एक मोटी रकम ईंट ली है। यह रकम तो उसे मुफ्त में मिल रही थी। आखिर दरखत के साये की कीमत ही क्या होती है? साया भी वो जिसके नीचे आज तक न वह खुद और न उसके बीवी बच्चे बैठे थे। उसने ख्याल किया कि इस रकम से वह एक खेत खरीद लेगा। अपनी सोच के मुताबिक बनिए ने धोबी को बेवकूफ बना दिया था, मगर धोबी भी इतना बेवकूफ नहीं था जितना उसने समझा था। धोबी ने भी बदला लेने के लिए अपने जान में एक मंसूबा तैयार कर रखा था। घर पर पहुंचकर उसने गधे को उसकी जगह पर बांधा और उस पर लदे हुए कपदरहे उतारकर एक तरफ रखे और अपनी बीवी से कहने लगा, सुनो, अपने सोने के जेवरात मुझे दे दो। मैं सुनार के पास उन्हें गिरवी रखकर उससे कुछ रकम लेना चाहता हूं। उसकी बीवी यह सुनकर एकदम तंग रह गई और कहने लगी, एकदम से इतनी रकम की क्या जरूरत पड़ी? धोबी ने कहा, मैं बनिए के घर के बाहर खड्डा पीपल का जो दरखत है उसके साए को खरीदना चाहता हूं। मैं गर्मियों में उसके साए के नीचे आराम किया करूंगा। धोबी की बीवी ने यह बात सुनी तो उसे अपने कानों पर यकीन ही ना आया। वह सोचने लगी कि शायद उसके शौहर का दिमाग खराब हो गया है कि क्या दरखत का साया भी कभी किसी ने खरीदा है? क्या साया भी कोई जायदाद होती है? वह सोचने लगी और अपने शौहर से कहने लगी कि यह बेवकूफी मत करो और इन जेवरात से भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि दोबारा कोई भी तुमसे यह साया नहीं खरीदेगा और तुम्हारी रकम भी जाती रहेगी। लेकिन धोबी अपने फैसले पर अटल था। उसने अपनी बीवी की कोई भी बात सुनने या समझने की जहमत नहीं की। उसकी बीवी कहने लगी, मेरा तो मशवरा यह है कि तुम जेवरात बेचकर कोई खेत खरीद लो, उसे बेचकर कोई फसल काश्त करो जिससे तुम ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हो, जिससे तुम अमीर बन सकते हो। धोबी कहने लगा, देखो, पहली बात तो मैं धोबी हूं, मुझे सिर्फ यही काम आता है। मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता। खेत में हल चलाना, बीज बोना, सब कुछ करना मेरे बस की बात नहीं। मैं खेत में 10 साल मेहनत करके भी उतनी रकम नहीं कमा सकता जितनी 6 माह में इस दरखत के साए से कमा लूंगा। उसके बाद तुम्हारे जेवर भी तुम्हें मिल जाएंगे। धोबी की बीवी समझ गई कि उसका शौहर अपना इरादा बदलने वाला नहीं, इसलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप अपने जेवरात वाली पोटली लाकर अपने शौहर के हवाले कर दी। धोबी गांव के सुनार के पास पहुंचा और अपनी बीवी के यह जेवरात गिरवी रखकर 500 सिक्के उसे उतार लिए। दूसरे दिन वक्त की पाबंदी करते हुए सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए सरपंच के पास पहुंच गया। बनिया पहले से वहां पर मौजूद था। गांव के और भी बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे। वह इस अजीबोगरीब सौदे पर हैरान थे। गांव में हर तरफ यह बात फैल चुकी थी कि धोबी ने बनिए से उस दरखास्त का साया खरीद लिया है। बनिए ने तहरीर को पहले से तैयार कर रखा था। उसमें तहरीर था कि बनिया 500 सिक्कों के एवज अपने दरखास्त का साया धोबी के हवाले कर रहा है। दोनों में से इस मुआहदे को जो भी खत्म करने की कोशिश करेगा, वह दूसरे फरीक को सोने के 1000 सिक्के दूसरे को अदा करेगा। इस तहरीर पर बनिए ने दस्तखत कर दिए और धोबी, क्योंकि अनपढ़ था, इसलिए उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया और सरपंच ने भी अपने दस्तखत किए। वहां मौजूद सारे लोग इस मुआहदे के गवाह बने और धोबी ने उस दरखत के साए की कीमत बनिए को अदा कर दी। वहां मौजूद हर शख्स ये बात सोच रहा था कि बनिया बहुत चालाक है। उसने बेचारे धोबी को लूट लिया है, क्योंकि आज तक किसी ने ना देखा और न सुना कि दरखत का साया भी फरोख्त होता है। कुछ दिन के बाद धोबी का यह मामूल बन गया कि वह सुबह से लेकर शाम तक उस दरखत के नीचे चारपाई बिछाकर सोया रहता। वह अपने गधे की रस्सी भी अपनी चारपाई से बांध लेता और वह गधा बखत व बखत गला फाड़ डहाकर चीखना शुरू कर देता। कई बार ऐसा हुआ कि बनिया आराम करने के लिए अपने घर में लेटा या कोई अहम बात अपने बीवी बच्चों से करने की कोशिश की। उधर गधे ने अपनी बेसुरी गाजल शुरू कर दी। गधे का यह शोर शराबा बनिए के लिए बहुत दर्द सर था। सूरज की गर्दिश के साथ साथ यूं ही साया अपनी जगह तब्दील करता और धोबी भी अपनी चारपाई को साथ साथ घसीटता रहता और बाज औकात तो वह बनिए के घर की दीवार के बिल्कुल करीब जाकर बैठ जाता। बनिया अपने घर में कोई भी बात
ऊंची करने से भी डरता था कि दीवार के साथ बैठा धोबी कोई बात सुन ना ले। उसके अलावा धोबी गांव के दूसरे बच्चों और लोगों को भी अपने पास बुला लेता और सब वहां बैठकर शोर शराबा और आपस में बातें करते रहते। बच्चे भी शोर शराबा करने में पीछे न हटते। यह सारी सूरत हाल बनी और उसके खानदान के लिए बहुत ही दर्दसर थी। आखिर एक दिन तंग आकर बनिए ने धोबी से बात करने का फैसला कर लिया। वह धोबी से कहने लगा, लगता है कि तुम हमारे घर पर भी कब्जा करने वाले हो। तुम और तुम्हारा गधा और तुम्हारे सब जानने वालों के शोर घूल की वजह से हमारे आराम में खलल पड़ता है। धोबी मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, मैं तो बस साए के नीचे बैठता हूं। जो साया मगरिब की तरफ जाता है, साया मशरिक की तरफ फैल जाता है और आपके घर की दीवार के साथ जाकर लग जाता है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। बनिया वक्त तौर पर तो चुप हो गया, ताम उसका दिल बेचैन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इससे कैसे जान छूटता। मगर एक दिन उसकी जान छूट ही गई। अचानक धोबी एक दिन गायब हो गया और वह कई दिन तक गांव में भी किसी को नजर न आया। वह कहीं मौजूद न था। उसकी बीवी को भी इल्म नहीं था कि वह कहां गया है। जब कई दिन तक धोबी नजर न आया तो बनिए को भी हैरत हुई। अगरचे उसने लोगों के सामने भी अपनी तशवीश का इजहार किया, मगर दिल ही दिल में खुश भी था कि चलो इस मुसीबत से जान छूटी। मगर बुरा वक्त भी आते देर नहीं लगती। इसी तरह जब बनिया एक दिन अपनी दुकान बंद करके दोपहर का खाना खाने के लिए अपने घर आ रहा था तो यह देखकर उसका सीना धक रह गया कि धोबी एक बार फिर से अपनी चारपाई लेकर उस दरखास्त के साए के नीचे मौजूद था। उसके आसपास कई लोग मौजूद थे। वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि धोबी के पास दर्जन भर बकरियां, भेद्दे, 2 कुत्ते और मुर्गे भी मौजूद थे और 2 भैंसें भी मौजूद थी। गधा तो पहले से उसके पास मौजूद था और सबका शोर शराबा मिलकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रहा था। बनिया ये सब देखकर गुस्से से चिल्लाया, तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है धोबी? धोबी मुस्कुराया और कहने लगा, ये तमाशा नहीं जनाब, ये मेरे मवेशी हैं, क्योंकि मेरे घर में इनको रखने के लिए जगह नहीं, इसलिए ये मेरे साथ इस पीपल के साए के नीचे ही रहेंगे। ये सुनकर बनिया तो गुस्से से लाल ही हो गया। वह तो पहले धोबी से ही तंग था और अब वह अपने साथ मवेशी भी ले आया था। वह चीख कर कहने लगा, तुम मेरी जमीन पर इन्हें कैसे रख सकते हो? मैंने तुम्हें सिर्फ साया बेचा है, ये जमीन नहीं। धोबी कहने लगा, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपका सिर्फ साया ही इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको कोई एतराज है तो आप अपनी जमीन किसी और जगह पर ले जा सकते हैं। धोबी की यह बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे और बनिया भी सटपटा गया। वो अपने आप को बड्ढा चालाक समझता था, मगर धोबी तो उसके काबू ही नहीं आ रहा था। वो झंझलाकर बोला, मेरी जमीन यहीं पर रहेगी, तुम अपना साया कहीं और ले जाओ। बनिए की बात सुनकर धोबी ने फिर से केहा लगाया और कहने लगा, ठीक है, मगर यह दरखास्त भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि यह साया इसी पीपल के दरखास्त का है। धोबी की बात सुनकर बनिया और भी ज्यादा परेशान हो गया। वह अपने बाप दादा के लगाए गए दरखास्त को काटने की इजाजत कैसे दे सकता था? उसने अपने दोस्त, घर वालों और रिश्तेदारों से मशवरा किया और फिर फैसला किया कि धोबी के साथ किए गए मुआहदे को तोड़ डाच दिया जाए। अब बनिए के पास धोबी को जुर्माना देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दूसरे ही दिन परेशान बनिए ने धोबी के साथ अपना मुआहदा खत्म किया और जुर्माने के तौर पर सोने के 1000 सिक्के धोबी को देकर उसे जान छुड़वा ली। धोबी खुश हो गया। उसे अपनी रकम दुगनी होकर वापस मिल गई थी। इस रकम से उसने गिरवी रखे हुए जेवरात सुनार से वापस लेकर अपनी बीवी को वापस लौटा दिए। उसकी बीवी भी खुश हो गई। अब धोबी बनिए को नसीहत करते हुए कहने लगा, ये रोशनी, बारिश, धूप छाव, ये सब खुदा के तोहफे हैं। यह सब अनमोल है। इन पर कब्जा नहीं जमाना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलकर इनसे फायदा उठाना चाहिए। बनिए को भी इस बात की समझ आ गई थी, इसलिए उसने उस दिन के बाद कभी भी उस पीपल के साए के नीचे किसी को बैठने से मना नहीं किया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।